यहाँ तक अपन ने देख लिए थे पीसीडी का फंक्शन, लुकोफेनले और डीसीडी। इसके बाद में अपन कलेक्टिंग डक्ट भी देख लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में एक मतलब थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या बोला कलेक्टिंग डक्ट के बारे में कि कलेक्टिंग डक्ट लॉन्ग डक्ट है, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, ठीक है। उसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है ना। अपन ने क्या करे थे, अपन ने बॉटल ले लो, अच्छे समझने के लिए ना, ये बॉटल भर के पानी था, तो इसको पहले अपन ने क्या करा, इसमें से पानी निकाल के एक कप बना दिया, लेकिन वो बहुत खारा हो गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था। फिर उसमें से थोड़ा नमक निकाल लिए, फिर जाकर अपना यूरिन फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से सारी चीज़ें कंडीशनल है, एक मिनट, ये कहाँ तक हो गया, ल्यूकोफिनले तक के ऊपर तक है ना, यहाँ तक। अब अगर डीसीडी में गया तो ज़रूरत है तो यहाँ से पानी निकाल लो, ज़रूरत है तो यहाँ से नमक निकाल लो, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में गया, कलेक्टिंग डक्ट में अगर ज़रूरत है तो वहाँ से पानी निकाल लो, वहाँ से नमक निकाल सकते हैं ना। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा बोलता कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब, कुड भी बोले तो अगर होना है, अगर ज़रूरत है तो एब्जॉर्ब कर लो। तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन क्या के लिए, कभी और कॉन्सेंट्रेट करना है तुमको यूरिन को तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्सॉर्ब। अब देखो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है तो यूरिया और उसमें अब्जॉर्ब होगा। हाँ नहीं, यूरिया कॉन्सेंट्रेट, यूरिन को अब देखो यूरिन तुम्हारी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड है, तुमने एक पूरी बोतल यूरिन को 1 कप यूरिन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो यूरिया तो इसमें जा ही रहा, यूरिया तो इसमें जा ही रहा, यूरिया यहाँ से बाहर निकल रहा है, आउटसाइड बाहर निकल रहा है। अगर तुमको तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यानी अंदर की मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है तो यहाँ से तुम थोड़ा बहुत यूरिया निकाल सकते हो। ये कलेक्टिंग डक्ट है, आई बात समझ, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब लेके कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यूरिया यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ पर डाला नहीं जाएंगे, यहाँ से निकाल कर हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन में डालते हैं, यहाँ से निकालते पहले यहाँ पर यूरिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यूरिया निकाल दिया तुमने इंटरस्टिशियम में, इससे क्या होगा, मेंटेन होगी। इसके देखो इसके अंदर अगर ये हाई ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर इंटरस्टिशियम की होंगी, है ना, यानी यहाँ पर अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट, तो क्या होगा, इसको इसके पीछे से जो है ना, इसको देखकर इसके पीछे पानी आएगा, इसको देखकर इसके पीछे पानी आएगा, यूरिया नमक अगर यहाँ ज़्यादा होगा सारी चीज़ें, तो इसके पीछे खुद ब खुद पानी आएगा, क्योंकि हमको यहाँ से पानी निकालना है ना डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन से, इसलिए कुछ उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई रखो, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा हो गई तो फिर यहाँ से अपन वापस डाल भी सकते, क्योंकि देखो यहाँ से तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जा नहीं सकते, लेकिन ये जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन, तो यहाँ से नमक बाहर आ सकता है और यूरिया ज़रूरत के मुताबिक डाला जा सकता है, समझे भाई। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी कलेक्टिंग डक्ट बोले तो सिर्फ असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन में यूरिया डालेंगे या फिर बिल्कुल, हाँ सिर्फ यहीं पर डालेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन, यानी पहले यहाँ से अंदर आएंगे, यानी टिश्यू के अंदर आएंगे, कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, फिर वहाँ से असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिन के अंदर यूरिया डालेंगे। असेंडिंग लिम्ब जो है वो H2O नहीं अंदर ले सकते, नहीं असेंडिंग, हाँ क्योंकि अपन जब पढ़े ना कि असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल, सॉरी वाटर के लिए इम्परमेबल, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट परमेबल, यानी इलेक्ट्रोलाइट आ भी सकता है, इलेक्ट्रोलाइट जा भी सकता है, ऐसा यूरिया ले सकता है। हाँ यूरिया ले सकता है, बिल्कुल, सोडियम बाहर निकल सकता है, यूरिया ले सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट बोले निकालते हैं, सोडियम पोटेशियम जो देख रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, पानी तो सिंपल पानी है। और डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ वाटर बाहर निकल सकता है, वाटर जाने का तो सवाल नहीं आता इसके अंदर, है ना, वाटर जाने का तो सवाल ही नहीं आता, तो वाटर ही निकल सकता है, इसका मतलब वाटर के लिए ही परमिएबिलिटी में दोनों चीज़ें आती हैं, आना जाना दोनों आ जाता है ना। तो यहाँ से सिर्फ वाटर निकलेगा, यहाँ से परमिएबल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद यूरिया पर तो पूरी इलेक्ट्रोलाइट ही आ जा रही है, यूरिया पर भी रखना है, यूरिया जो अपन खाद डालते हैं ना, यूरिया जो रहता है वो यूरिया अलग होगा, यूरिया पूरे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, देखो सोडियम एक अलग इलेक्ट्रोलाइट, थोड़े थोड़े मतलब होंगे, थोड़े वो भी होंगे, हाँ यूरिया एक स्पेशल, देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 फॉर्मूला, ये स्पेशल एक मॉलिक्यूल, एक वो है, एक केमिकल कंपाउंड है यूरिया, अमोनिया से यूरिया बनता है ना, अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर पहले अमोनिया बनता, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता, आपने पहले ही पढ़ लिया उसको, तो इसलिए हमारी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है और यूरिया के फॉर्म में रिलीज करती है। तो ओवरऑल हमारा मकसद यूरिया को ही रिलीज करना है, लेकिन इसी गंदगी को हम वापस भी लेते, बोलने का मतलब क्या रहा है कि ये देखो ये पूरी गंदगी निकल रही थी, यूरिया निकल रहा था, लेकिन गंदगी का हमने इस्तेमाल सीख लिया, कैसा कि इसको वापस लेके मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, यहाँ की नमकीनियत, यहाँ का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो इसके पीछे से यहाँ से पानी निकलने के लिए आसानी होगी,
यानी हम फिर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, यानी एक बॉटल को 1 कप यूरिन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं होगी, यानी यहाँ के हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, तो पानी कभी भी, देखो तुम्हारी बात नहीं मानता था, पानी किसकी बात मानता है, सॉल्यूट की या फिर नमक की, है ना। नमक बोले तो मैंने एग्जाम्पल दिया था नमक, उसमें सॉल्यूट भी, यानी कोई भी सॉल्यूट ले सकते थे, नमक शक्कर सब आता था उसमें, है ना। नमक बोलो शक्कर बोलो, तो उसके पीछे जाता है जहाँ सॉल्यूट रहता, यानी इसका मतलब जहाँ पानी कम रहता पानी वहाँ जाता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम सॉल्यूट बढ़ा देंगे, जैसे यूरिया, नमक, ये सारी चीज़ें बढ़ा देंगे, तो पानी इसको फॉलो करेंगे, डिसेंडिंग से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए तुम क्या करें, ओवरऑल पूरा तो यूरिया तुम रिलीज कर रही बाहर, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर, ताकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, ये पार्ट की, ये पार्ट की, ये पार्ट की, इन सब की बढ़ा सके, ताकि यहाँ से पानी निकल पाए। तो ये क्लियर। लेकिन ये सारा कंडीशनल, अगर पहले से दादी है तो फिर अपने को निकालने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बोला उसने कि यहाँ से यूरिया बाहर आ सकता है, नहीं तो तुम कंफ्यूज है कि भाई नहीं, अरे यूरिया तो अपने को बाहर रिलीज करने का, तो फिर अंदर कैसा वापस कैसे लेते रहो, तो ले सकते हैं बोलो, है ना। ये बताया अगर क्वेश्चन आया कि कैन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल, यानी कलेक्टिंग डक्ट, तो तुमको बोलना पड़ेगा हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्सॉर्ब टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। चलो फिर आयोनिक और पीएच बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से K+H+ को अंदर डाल सकते हैं, K+H+ को अंदर डाल सकते हैं। देखो आयोनिक और उसका इतना क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वो कैसा है भाई, एक जनरलाइज स्टेटमेंट, अभी तक की उसका जनरलाइज कुछ भी तीनों जगह अलग अलग बोलता है, और उसके बाद में तीनों जगह वही बात कर रहा है, तो वो नॉर्मल चीज़ है। हाँ ये पूछ सकता है कि भाई तुमको आयोनिक और पीएच बैलेंस करने के लिए क्या क्या डाले और क्या क्या निकाले। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन किस चीज़ का हुआ, H+, K+, अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रेशन, और आयोनिक बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट का क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट का क्या हुआ, रीअब्सॉर्प्शन। बस ठीक है। ये तीनों ये जो ये पीएच बैलेंस करने का कहाँ पूरा, पीसीटी में हुआ, डीसीटी में हुआ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले के अंदर कोई भी अपन ने ऐसा पीएच बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं दिखा। लूप ऑफ हेनले में सबसे अच्छा एक ही काम होता है, और वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन को कंसंट्रेट करना, एक बॉटल को रिलीज करेगा, हाँ H+K+ को खुद यूरिन में, यूरिया में रिलीज कर देगा ना ट्यूबुलर, अपना जो यूरिन है ना उसके अंदर, हाँ कलेक्टिंग अभी इसकी जो ये यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं ना, हाँ वो क्या करेंगे, H+ और K+ को उसके यूरिन के अंदर वो कर देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, यानी ब्लड से निकालेंगे और इसमें डालेंगे, ब्लड से निकलेगा और वो यहाँ पर आएंगे अंदर, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता सकता हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ। हाँ तो कैपिलरीज बोले तो वहाँ तक की है क्या, मतलब पूरी हर जगह कैपिलरीज पूरी है। यहाँ पर देखो इसके बाजू में जो कैपिलरीज रहती है वो वासा रेक्टा रहती है, पढ़े थे बोले, पीसीटी और डीसीटी जो अराउंड रहती है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसके अराउंड पूरी वासा रेक्टा, यानी वासा रेक्टा देखो यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, दोनों चीजें, यानी यहाँ से तुम वासा रेक्टा में यहाँ पर कुछ डाल सकते, यहाँ से भी यहाँ पर डाल सकते तुम, ऐसा है। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी लो, अरे यार एनसीईआरटी कल हमारे पढ़ने चालू हो गया, मोबाइल है कि देखो, मोबाइल में निकालो, दोनों भी लाएंगे एनसीईआरटी, मोबाइल में एनसीईआरटी को डाउनलोड निकालो फिर से, तो यार ठीक है। हाँ तो अपन क्या बोल रहे थे कि देखो अपन ने क्या पढ़े थे कि दो तरीके के नेफ्रॉन पढ़े थे, है ना। कितने तरीके के पढ़े, दो, कौन से कौन से तरह बोलो, हाँ बिल्कुल। कॉर्टिकल का मतलब ही, कॉर्टिकल का नाम ही बता रहा कि दो रीजन रहता है अपने अंदर किडनी के अंदर, एक कॉर्टिकल रीजन रहता है और एक मेडुलरी रीजन रहता है ना। तो कॉर्टिकल का देखो तीन पार्ट, नेफ्रॉन के तीन पार्ट, पीसीटी, डीसीटी और एक क्या है, बोमेंस कैप्सूल। ये तीनों के तीनों कहाँ पर रहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, है ना। ये देखो ये बोमेंस कैप्सूल है फॉर एग्जांपल, ये पीसीटी है अपनी, और ये ग्लूकोफेनिल है, ये डीसीटी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहाँ रहते हैं, ऊपर है, ये ऊपर के नहीं मेडुलरी कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टिकल, और ये मेडुलरी रीजन है ना। क्या बोले बोले, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हाँ ये तीनों भी ऊपर ही रहते हैं। और ये जो दो दिख रहे हैं अपनी, ये ग्लूकोफेनिल कुछ नेफ्रॉन में छोटा रहता है ना, कुछ नेफ्रॉन में छोटा रहता है, यानी बहुत ही कम रहता, छोटा सा रहता, स्मॉल, या फिर बोल सकते हैं उसको रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस है ना, स्मॉल बोला, हाईली रिड्यूस तो वासा रेक्टा के बोले उसने बोला, है ना। तो फिर क्या बोला उसने, शॉर्ट बोला, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले बोला, क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ठीक है। किसमें रहेगा, कौन से नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल, यानी इसका मतलब देखो मैक्सिमम पार्ट इसका कॉर्टेक्स में वेरी करता है ना। तो देखो ये जो नेफ्रॉन है इसके अंदर लूप ऑफ हेनले छोटा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है। हाँ इसीलिए ऐसे नेफ्रॉन यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई मदद नहीं करेंगे, यानी वो क्या करेंगे, सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन में मदद करेंगे, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में मदद नहीं करेंगे, समझ पाए समझ। लेकिन अगर नेफ्रॉन ऐसा रहा कि जिसका मैक्सिमम देखो, जिसका बाकी सारे पार्ट तो ऊपर ही रहेंगे ना, तो ये क्या होगी अपनी बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, उसके बाद में ग्लूकोफेनिल, ठीक है, उसके बाद में ये डीसीटी, उसके बाद में कलेक्टिव ट्यूब्यूल,
ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो पूरा अंदर तक ही जाएगा, है ना। तो ये नेफ्रॉन ऐसा है कि इसका जो देखो इसका मैक्सिमम इसका बहुत सारा जो पार्ट है लुकोफिन लेगा वो कहाँ पर है, मेडुलरी रीजन में। तो ऐसा नेफ्रॉन देखिए मेडुलरी रीजन की इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी हाई रहती है, तो इसमें आसानी से कंसंट्रेशन यानी यहाँ से पानी निकल सकता है आसानी से। अभी अपने जो मैकेनिज्म पढ़ा उसके अलग ही, तो पानी निकलेगा तो यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, एक बोतल का 1 कप बन जाएगा, समझ पाए थे। तो इसीलिए बोला गया कि जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करते हैं, और जो कंसंट्रेशन और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो हेल्प करते क्या, नहीं करते। क्यों नहीं करते, समझ में ये चीज़ों को आया, उसका मैकेनिज्म समझ में आया कि क्यों जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही मदद करते हैं तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के अंदर, क्योंकि उनका लुकोफिन बड़ा रहता है। लुकोफिन बड़ा है तो आसानी से बहुत सारा पानी निकल सकता है, बहुत सारा पानी निकलेगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट है, एक बोतल की 1 कप बन जाएगी। तो अब मैं समझने के लिए बोले एक कप एक बोतल करके, वैसा तो कितना रहता है, वैसा कितना 125 ml, यानी एक छोटी बोतल जो रहती है ना उतनी जाती है अपनी, ठीक है। कंफ्यूज 1 लीटर के 1 लीटर होता है करके, है ना। ये तो बोतल 1 लीटर की 1.5 लीटर की जाती है दिखने में, इतनी है 2 लीटर की बोतल लेते ठीक। आगे टॉपिक पर एक मतलब पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ से फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि अपन ने याद तो कर ली, समझ तो लिए पूरा, सिर्फ पढ़ना बाकी है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखो एनसीईआरटी के अपन ने जो पढ़े ना, तुमको बताता मैं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कैसा कवर करें अपने ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, पढ़े अपन ने, याद आया तुमको, पढ़े करिए, ठीक है। अब उन बस एनसीईआरटी की जो लाइन समझ में नहीं है उसको डील करता मैं, बाकी तो सीरीज समझेगी तो वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोल दिया विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इसीलिए पीसीटी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, अगर सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पानी वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, यानी पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होता है। ये सबसे हिट क्वेश्चन है पीसीटी, ठीक है। 2 क्वेश्चन कवर हो गए अपने, एक तो पीसीटी के अंदर क्या रहता, क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता, ब्रश बॉर्डर, दूसरा ऑल न्यूट्रिएंट और कितने % पानी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से अब्सॉर्ब होते हैं, तो हो गए। और अब देखो वाटर एब्सॉर्ब बाय दिस स्टेटमेंट, पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन, अब देखो ये पीएच और आयनिक बैलेंस में क्या क्या करेंगे, मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, H+ K+ और अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। इस तरीके से तो पूछेंगे पीसीटी आयोनिक और पीएच में कैसा क्या काम करता है, आयोनिक और पीएच मेंटेन करने के लिए क्या काम करता है, तब तुमको दोनों बोलने समझ में। वो कभी नहीं पूछेंगे कभी ट्यूबुलर सिक्रीशन किस चीज़ का होता, क्योंकि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग चीज़ों का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता, तो इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता कि भाई बताओ कि ट्यूबुलर सिक्रीशन किस का होता है। अगर आया तो तुमको क्या बोलना है, H+, K+ और अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ठीक। चलो, हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and by absorption of carbonate, hydrogen HCO3 minus bicarbonate from it, ठीक है। क्लियर, पूरी लाइन समझ में आ गई। चलो, एंड लेट्स डू पाया रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम है, डायरेक्ट बोल दिया। अब तुमको अगर मैं डायरेक्ट ही पहले लाइन बोल देता कि रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, तो बोलते रीअब्जॉर्प्शन क्या, तुम ये तो पढ़ो पहले, तो इसलिए अपना सारी चीजें समझना जरूरी है। देखो डायरेक्ट अगर लाइन पढ़ लेते अपन के रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, ये लेट्स डू, तो कौन सा रीअब्जॉर्प्शन अभी तो मालूम ही नहीं पड़ा हमको, तो फिर तुम बोले मिनिमम कैसे गया, समझ में आ रहा ना। अब तुमको समझ में आ गया, अब बोलो कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में, देख गौर से बोलो, डिसेंडिंग में पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम सबसे कम कहाँ पर होगा, असेंडिंग। आई बात समझ, अब तुमने खुद ने जवाब दिया, अगर पहले अपन एनसीईआरटी लाइन पढ़ लेते तो फिर वो समझ भी नहीं आती है, इसलिए reabsorption is minimum in its ascending, क्या बोलिए उसने, ascending, किस तरीके से वो भी समझ में आएगा तुमको, ठीक है। However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitium, यानी ascending जो region है अपना, अब देखो पहले descending पढ़ा ना, एनसीईआरटी का पढ़ा थी, पहले ascending पढ़ा थी, इसमें से जो नमक निकल रहा है ना, इसमें से क्या निकाल रहा है, NaCl निकाल रहा है, तो उस वजह से NaCl क्या करेगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी मेंटेन करेंगे। देखो यहाँ पर निकलते दिख रहा है NaCl तुमको, अभी NaCl निकल कर कहाँ जा रहा है, इस पार्ट में जा रहा है मेडुलरी रीजन के अंदर, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर नमक का अमाउंट बढ़ रहा है ना। तो नमक का अमाउंट बढ़ने से यानी सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने से गाढ़ा होते जा रहा है सॉल्यूशन, तो उसके पीछे पानी आता है। तो
मेडुलरी इंटरस्टिशियम की नमक निकलने से क्या हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है, ठीक। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे वो NaCl को वो मतलब रिलीज करता है, हाँ। असेंडिंग लिम्ब, हाँ उसके पीछे जो पानी इधर से रिलीज हुआ था पहले हाँ असेंडिंग लिम्ब से, हाँ वो भी उसके पीछे आ जाता है और ऐसा मतलब पूरी वो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी उसके पानी अब आता वो भी अपन जो इसमें बात कोई बात करें ना, इसको अब जब वासा रेक्टा आ जाएगा ना तब वो भी चीज़ अपनी अच्छे समझ लेंगे। लेकिन ये सबक ऐसा है कि एकदम से तो कुछ नहीं बनेगा, एक हर स्टेप पे तुमको पूरा नहीं समझना है। जब तुम पूरा पढ़ लेंगे पीछे का रिवाइज कर करके पढ़ेंगे। जैसे देखो जस्टाग्लोमेरुलर उसने ये जी उसको है ना अपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन और उसके बारे में कहाँ बता दिया था वहाँ पर, जबकि अपन ने वहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन पढ़े ही नहीं, वहाँ बोल दिया उसने कि जस्टाग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन रहते वो क्या करते कॉन्सेंट्रेशन में काम करते करते, लेकिन अपने को समझ में आया था कि वहाँ पर नहीं है। अब समझ में आया कि किस तरीके से काम करते। तो ये चैप्टर में पीछे जा जाके तुमको रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा ऐसा। चलो अब उसने बोलिए कि भाई असेंडिंग लिम्ब का पढ़ा रखा है ना, असेंडिंग लिम्ब में क्या रहता है बोलते हैं कि वो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं अपनी इंटरस्टिशियम की, है ना, ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। हाँ देखो अभी डिसेंडिंग में चलो, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल, इसके अंदर पानी बाहर निकल सकता है। तुम देख रहे हो देखो पानी बाहर निकल रहा है, दिख रहा है, दिखा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पानी बाहर निकल रहा है। permeable to water, permeable to permeable to water but almost impermeable to electrolytes। अभी almost फॉर्मेट में अपने को फंसकने का नहीं, impermeable मान के चलना, almost impermeable मतलब impermeable, है ना। अभी ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे भाई almost but impermeable ही बोला था मैंने तुमको, पूरी तरीके से impermeable नहीं बोला, ऐसा नहीं, impermeable बोल सकते हो। almost बोले तो उसका मतलब क्या पूरा पूरा impermeable ही है, सिंपल। This concentrates the filtrate, इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा फिल्ट्रेट का, क्या होगा फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेट, क्या करना है ना, बढ़ते बढ़े चल। हाँ कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, जिस तरीके से नीचे आएंगे, यानी क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ से जब नीचे आएगा तो इसमें से पानी निकल रहा है, पानी निकलने की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई 300 से 1200 तक हो गई। इसका मतलब फिल्ट्रेट क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट हो गया। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, अब असेंडिंग लिम्ब से पानी निकल सकता नहीं, बराबर है ना। अब तो एक कप बना है उसमें से पानी निकाल लेंगे तो फिर तो नमक ही बाकी रहेगा ना। अब तुमको अगर इसको फीका करना है या फिर इसमें से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, नमक निकालना पड़ेगा, है ना। बहुत गाढ़ा बन गया तो उसमें तो क्या करो, नमक निकालो, पानी उतना ही रखो, क्योंकि पानी में तो कुछ ना कुछ तो बहाना पड़ेगा ना, यूरिन के अंदर अपने को पानी। कंसंट्रेशन जो हम देख रहे हैं, हाँ तो इंटरस्टिशियम में देख रहे हैं नहीं, जो अंदर फिल्ट्रेट का देख रहे हैं ना, बिल्कुल अंदर जो फ्लूइड मौजूद है देखो। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के लिए इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेट भी हाई होना जरूरी है। अगर इंटरस्टिशियम देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियम अगर यहाँ पर जो फ्लूइड है वो अगर तुम्हारा उसका कंसंट्रेशन हाई नहीं हुआ, यानी हमको दो काम करना है, इसको तो अंदर को इसका तो यूरिन बनाना है, इसका मतलब ये बहुत सारा पानी, उसको एक तो बहुत कम पानी में कन्वर्ट करना है, साथ साथ उस पानी को कॉन्सेंट्रेट भी करना है। ऐसे नहीं कि पूरा पानी रिलीज कर दिया करके, नहीं। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब ये साथ देना। तो एक साथ अपन दो काम करें, यूरिन को भी कॉन्सेंट्रेट करें और इसकी भी, ये इसको कॉन्सेंट्रेट कर रही है अपन, ये पहले से है लेकिन इसको मेंटेन रखें, इसको कम नहीं होने देगा। समझे बात कि देखो ये तुम्हारा क्या ब्लड, ये चीज़ ब्लड में आएंगी, ब्लड से यहाँ पर आएंगी वापस चीज़, है ना। तो अगर ये फीका पड़ गया, इसमें सॉल्यूट कम हो गए तो फिर ये जो पानी निकल रहा है ऐसे, ये कभी निकल नहीं पाएंगे। तो तुम्हारा जो 125 ml जो हुआ था, इसका मतलब फिर तुमको अगर ये कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया तो फिर 180 लीटर यूरिन रोज रिलीज होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया तो अगर थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई तो 180 के सोच अगर 10 लीटर भी यूरिन रोज रिलीज हो रहा है तो क्या पड़ता है, समझ पाएंगे तुम, तो 5 घंटे तो वहीं ले लेंगे अपने, समझ पाएंगे ऐसा। चलो बढ़िया है ना। तो क्या बोले उसने कि असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरीके से देखो, एक्टिवली और पैसिवली। जैसे यूरिया जो डाले अपने, यूरिया देखो अब एक्टिव पैसिव किसका होता है ट्रांसपोर्ट, पहले वो देखते थे। अब इसने बोल दिया यहाँ पर बात, तो अपन देख लो। मैंने क्या बोला तुमको कि अपन उसको जानबूझकर निकालें अपन, ताकि वाटर को अपन निकाल सके ना। देखो रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है। देखो रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है। एक्टिवली बोले तो एनर्जी खर्चा करके जबरदस्ती निकालना, जरूरत यानी उधर है फिर भी और निकालते, तुम जानबूझ के जबरदस्ती निकालते हैं ना। अब तुम है तो फिर भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, पैसे खर्च करना पड़ेगा ना, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। देखो ग्लूकोज
अमाइनो एसिड्स और सोडियम Na+, इन तीनों का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होगा, यानी उसको एनर्जी खर्चा करके निकालना पड़ता है। और देखो वाटर H2O या फिर बोल सकते हो तुम क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन HCO3- आयन और N2 जो वेस्ट रहता है, वेस्ट। अब गंदगी है, गंदगी के तुमने गंदगी बाहर फेंक दी, तुम उसको वापस लाना चाहते हो, कोई तुमको पैसा मांगेगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तुमने क्या करे, फॉर एग्जांपल तुमने क्या रहे थे, तुमने पैसों की गड्डी बाहर फेंक दी या फिर तुमने कोई फ्रूट एक आधी थैली बाहर रख दी है, अब किसी ने उठा लिया तो वो तुमको वापस लेने के लिए, तुमने फेंके थे लेकिन वापस लेने के लिए तुमको उल्टे उसको पैसे दे के लेने पड़े, कोई छोड़ेगा जल्दी। कचरा है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, कचरा है। तो बॉडी को भी इतना समझते हैं कि कौन सी चीज़ काम की कौन सी नहीं। अगर तुमने गलती से अपना जो फूड है वही बाहर फेंक दिए, इसका मतलब तुमको कदर ही नहीं है उसकी, फिर बॉडी तुमसे एनर्जी मांगेगी, तुमने बाहर फेंके कैसा, चलो एनर्जी दो, यानी तुमने उसको यूरिन में डाल दी, वो तुम्हारा फूड था और तुमने क्या करा उसको यूरिन में डाल दी, वापस लेने के लिए एनर्जी दो, चलो एनर्जी देंगे तो मेरे को तुमको वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम ये तीनों अपनी काम की चीज़ें थी, तो काम की चीज़ों को तुम वापस रीअब्जॉर्ब करना चाह रहे, यदि तुमने उसको यूरिन में डाल दिए थे वापस रीअब्जॉर्ब करना चाह रहे, तो इसलिए फिर बॉडी तुमसे चार्ज करेगी, पैसे नहीं। लेकिन वाटर, वाटर तो सबके लिए आम कर दिया है ना, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और N2 का वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, तो यूरिया को वापस लेने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। आई बात समझ? तो देखो इसलिए बोला कि जो सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन अपन ने देखा असेंडिंग लिंब ऑफ ग्लूकोफेनले के अंदर, वो कैसा होगा? सोडियम आयन का तो एक्टिव एक्टिव, बिल्कुल यहाँ पर है ना सोडियम आयन एक्टिव। और यूरिया का कैसे होना? जैसे यूरिया डालना है फिर निकालना है तो पैसे होंगे। ये चीज जो ये सिगरेट कर रहे हैं, हाँ ये सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है ना, हाँ बिल्कुल। वहाँ से अभी उसको वो देखो जो वासा रेक्टा जो भी है अभी उसका क्या आयुष नहीं है, अभी अपने को यहाँ तक ही समझना है कि वो कहाँ पर जा रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है। अभी अपने को वही समझना है, अभी वासा रेक्टा पर आने वाले हैं, जैसे अपन इसके बाद वासा रेक्टा क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुमको ये समझना है -SCO3- NaCl हाँ H2O, हाँ ये सारे जो है तो पैसिवली NaCl नहीं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और NaCl एक्टिवली होते, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन, यहाँ लिखा है ना मैंने चार्ट, देखो नोट्स में यहाँ लिखा होगी, तुमने इसको याद कर लेना। वाटर देखो N2 वेस्ट, वाटर, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन पैसिव, अमोनिया, यूरिया और सॉरी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन पैसिव, समझे बात? तो इसका मतलब अपन ने क्या बोला, देखो ये असेंडिंग, ये देखो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग एसेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब होते हैं यानी परमेबल है। तो दो काम हो सकते हैं, एक तो उनको अपन एक्टिवली बाहर निकाल सकते हैं, सोडियम आयन को क्या करा अपन ने एक्टिवली बाहर निकाल दी, दूसरा पैसिवली कि भाई कोई एनर्जी हमारे को खर्च नहीं करना पड़े। यहाँ से सोडियम आयन को बाहर निकालो तो पूरा NaCl ही बाहर निकालो ना पूरा। हाँ बोल सकते हैं अपन NaCl, देखो कभी भी पानी के अंदर जो है ना, अगर NaCl पूरा मिलकर रहा तो फिर तो नमक ही नहीं, पानी में जैसे डालते तुम नमक को तो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। अब NCERT क्या बोलती है, अपने क्या दिखा रही है, NaCl बोल रही है, NaCl बोल रही है, तो अपन ले सकते हैं। लेकिन मेन कौन है अपना, सोडियम आयन, सोडियम निकाल लेंगे तो सोडियम के पीछे क्लोराइड तो वैसे भी जा सकता है, पैसिवली चल जाएगा। क्लोराइड का कैसा होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे, सोडियम को तुमको एक्टिवली Na+ को तुमको एक्टिवली बाहर भेजना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और क्लोराइड आयन को खुद ब खुद चले जाएगा, समझा? क्योंकि क्लोराइड का अपन ने क्या देखे कि पैसिव होता है, पैसिवली वो रीअब्सॉर्ब होता है। और पानी के अंदर जब भी रहता तो पानी के अंदर नमक के फॉर्म में नहीं रहता, Na+ Cl- की फॉर्म, यानी दोनों अलग अलग है। नहीं तो अगर वो साथ में रहेंगे फिर तो घुलेंगे नहीं ना वो, इसलिए देखो। तो अपने क्या बोलते हैं NCERT कि यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से बोलता दो तरीके से रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, एक्टिव पैसिव दोनों चीज़ है ना, लेकिन हुआ किसका, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे Na+ का एक्टिव हो गया तो Cl- का पैसिव हो गया, यूरिया का पैसिव हो गया, ठीक है। SCO3- का पैसे हाँ SCO3- का भी पैसिव होगा, बिल्कुल। तो ये बोले उसने ascending limb of glucose permeable to but transport electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filter passes upward, देखो यहाँ से यहाँ आया था तो concentrate हुआ था, यानी एक बोतल का एक कप बन गया था। अब यहाँ से वापस जब यहाँ पर जाएगा तो और क्या होगा, डाइल्यूट होगा, यानी उसमें से नमक निकालते चले गए तुमने, NaCl निकालते चले गए, तो वापस यहाँ पर क्या हो, पानी अभी भी एक कप ही है लेकिन उसमें का नमक बहुत सारा निकल गया, इसलिए क्या होगा, एकदम डाइल्यूट हो गया, ठीक हो गया, है ना। It gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary interstitium, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो कहाँ चले गए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चले गए, इसलिए ये फ्लूइड वापस से क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, समझ में आ गया अच्छे से DCT का पूरा मुशाहिद।
DCT पूरा समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया। डायल्यूट होगा बोलते जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है हम्म, उसमें पहले वाटर गया था है ना, हाँ। वाटर गया था तब उसमें आयंस और चले गए। देखो अपन मेडुलरी इंटरस्टिशियम को डाइल्यूट नहीं कर रहे, ये जो अंदर जो यूरिन जा रहा है ना ये डाइल्यूट हुआ बोलो। ट्यूब्यूल्स के अंदर। हाँ, ट्यूब्यूल के अंदर वाला जो पार्ट है, यानी ये जो अपना फिल्ट्रेट था ना, फिल्ट्रेट हाँ। वो डाइल्यूट हुआ बोलो। मेडुलरी इंटरस्टिशियम को तो हमको बस मेंटेन रखना है, देखो उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई रहती है और तुम उसको हाई बना कर रखना है ताकि यहाँ से पानी निकल सके बाहर। देखो सबसे पहले तो अपना वहाँ जो ग्लूकोज फिल्टर था और पानी आयन दोनों भी थे है ना, हाँ। लेकिन अब जैसे वहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, वहाँ ग्लूको फैलने इसमें पूरा पानी भी निकल रहा है, इंटरस्टिशियम में पूरा पानी भी आ रहा है, मतलब वो भी ऑब्जर्व हो रहा और यहाँ से आयन्स भी ऑब्जर्व हो रही है। बिल्कुल। मतलब बहुत कम पानी और ये रहेगी ना आयन, हाँ, बिल्कुल। बहुत कम क्वांटिटी में रहेगी। बहुत कम रहेगा। अब वो यहाँ पर भी बचता नहीं, देखो पानी, देखो पानी अगर बहुत सारा यहाँ पर रहेगा, तुम आयन भी निकाल रहे पानी भी निकाल रहे, यानी तुम क्या कर रहे, एक मैंने तुम शरबत बना के दे दिया या फिर कोई नमक का पानी बना के दे दिया, तुम उसमें बॉटल में पानी नहीं डाल रहे, नमक नहीं डाल इंटरस्टिशियम को बचता नहीं, वो रिएब्जॉर्ब हो जाता है ना ऊपर। रहे। हाँ, वापस ये उसको भी आगे पढ़ने वाले ना, इसीलिए तो उसको भी अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, आगे उसी को पढ़ने वाले। अभी सिर्फ यहाँ के यूजेस देखो कि यहाँ से निकल रहा है क्या, बस इतना समझो। आगे और एक मरतबा उसको वापस आना पड़ेगा। हाँ, जब बोलो। वहाँ तो वहाँ पानी निकला था डिसेंडिंग में, हाँ, तो वहाँ मतलब वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिल्कुल, यहाँ पर। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आयंस निकले तो वो फिर से डायल्यूट हो। बिल्कुल। पानी उतना ही रहेगा उसमें का वो जो नमक हो हाँ, जो वो निकल गया, वो निकल गया, बिल्कुल बहुत सही। ठीक है, और वो नमक दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाँ। एनर्जी खर्चा करके या फिर बगैर एनर्जी। चलो हो गया, तो यहाँ पर आ गया तो वापस की कितनी हुई उसकी 300 हुई, तो यहाँ 300 थी, 1200 पे आएगा वापस से 300 पर आ गया। चलो अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, यानी जरूरत पड़ने पर वाटर निकाल सकते तुम और सोडियम निकाल सकते, यानी जरूरत है तो निकालो, जरूरत नहीं है तो मत निकालो। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। वही चीज, वही सेम जैसा PCT में पढ़े कि आयोनिक और pH बैलेंस करने के लिए DCT क्या कर सकते हैं, H+ K+ अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन। बस यानी DCT में तुमको एक ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द ट्यूब्यूल्स कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन टेक्स प्लेस, तो तुम बोलेंगे DCT। बस यही क्वेश्चन तुम याद रखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें PCT से बन सकते हो, PCT से और ल्यूकोफिलिन से। कलेक्टिंग डक्ट, अब देखो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द किडनी। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट ना, हाँ, मतलब ये सेगमेंट में क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन होगी किसकी, Na+ की और वाटर की है ना। दोनों ही नहीं, कंडीशनल। हाँ कंडीशनल मतलब अगर जरूरत है हाँ, तो Na+ की मतलब रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये जो एक्टिवली है ना, हाँ, एक्टिवली क्या करेगा ये, मतलब एनर्जी खर्च करके जो ट्यूबवेल्स है यहाँ के हाँ, DCT जो है हाँ, वो Na+ को सिक्रेट करने का मतलब बाहर रहता है, बाहर बिल्कुल। और ये जो वाटर है उसको भी बाहर जो भी बचे हुआ है मतलब है उसको कर देंगे और उसकी एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब एक टाइप को बोलो एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल हो जाएगी। और इसका मतलब इसका जो ब्लड है अपना उसका आयोनिक और मतलब आयोनिक बैलेंस करने का पीएच और आयोनिक बैलेंसिंग करनी की है उसकी है ना, जो ब्लड की पीएच और आयोनिक बैलेंसिंग करनी की है, तो ये क्या करेंगा DCT जो है तो Na+ सॉरी K+, H+ और अमोनिया को वापस उसमें से ब्लड में से इधर सीक्रेट कर देगा निकाल के, और बाइकार्बोनेट को वापस ले सकते हो उसको। सीक्रेट बाइकार्बोनेट कर देगा। बाइकार्बोनेट आयन का रिएब्जॉर्प्शन करेंगे HCO3- का। हाँ मतलब उसको उधर कर देंगे, उधर ब्लड में ब्लड छोड़ में देंगे। जाएगा। ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक, अब कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या बोला, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है ना, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, मेडुला से ले कॉर्टेक्स से लेकर अंदर तक के गई है, मेडुला तक है ना, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या बोला उसने, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं, यानी तुम जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। अब देखो मैक्सिमम तो सारी चीजें निकल गई, लेकिन अगर तुमको और निकालना है तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यानी DCT बोलो या कलेक्टिंग डक्ट बोलो, अगर तुम चाहे तो निकालो, नहीं चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this segment to produce a concentrated urine। अगर तुमको एकदम concentrated urine बनाने की है तो यहाँ पर तुमने 300 कर दिए थे वापस, तो फिर अगर तुमने और निकाल लिया उसमें से पानी, अब एक कप में से उसको अगर एक बूंद बना दी, एक कप निकाले थे तुम, एक कप बचा था ना, अब एक कप था उसके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल लिए, 300 हो गई थी उसकी, तो अगर एक कप में से बहुत सारा निकाल लिया तो क्या एक बूंद बन सकती है, बस ऐसा कर सकते और हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में बोल रहा तो यहाँ पर PCT में और सबसे ज्यादा हाँ हाँ, वो देखो ऐसा कंफ्यूज करता है ना, पीछे सबसे ज्यादा तो वही छुआ, लेकिन इसका बोलने का मतलब ऐसा नहीं देना था लार्ज अमाउंट, अब इतना बड़ा तो अमाउंट बचा ही नहीं ना,
बस उतना जो बचा ना उसमें से भी तुम अगर जितना चाहे अगर तुम निकालना है, तुमको कॉन्सेंट्रेट और बनाना यूरिन को, देखो 300 बन गई थी ना, 300 बन गई थी ना, अभी एक ही कप है, एक कप 300 है, ठीक है, एक कप यूरिन बनी उसमें भी 300। अब तुम चाहते, अब वो लार्ज अमाउंट बोलते इसमें से एक बॉटल थोड़ी निकाल सकते तुम पानी, अरे जितना अगर तुम चाहे इसमें से भी तुम चाहते कि इसको निकाल ले, तो तुम एक कप को एक कतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे बात? उतना ही करना है अपने को, एक जो 180 लीटर को 1 लीटर बोले तो एक कप का एक कतरा ही हो रहा ना, वो उतना ही बनाना है उसको अपने को, पूरे को एक कतरा ही बनाना है, एक एक कतरा, वो धीरे धीरे स्टोर हो रहा था, एक कतरा बना फिर वो जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, फिर एक कतरा बना फिर स्टोर हुआ, ऐसे ही होते रहता। बायोएक में भी ऐसे दिया हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर उसने देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा जो वाटर का, अब तुम सोचो 100 में से 70% वाटर वहीं एब्जॉर्ब हो गया, तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट वहीं हुआ ना। अभी लार्ज अमाउंट कोई कुछ भी बोलते पड़ेंगे तो उसको कुछ मानेंगे, यही चीज़ें समझने के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया। वरना तुम अगर इसमें घूमते रहे, उसने भाई वहाँ लार्ज अमाउंट बोला, लार्ज अमाउंट बचे ही नहीं, 30% ही बचे, तो उसको कैसे लार्ज अमाउंट बोलेंगे? पानी एकदम कम है। हाँ पानी कम है ना, और इसमें से बात कर रहा है, इसमें से तुम अगर चाहे तो निकाल सकते हो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड भी बोल दिया ना, कुड भी, अगर तुम चाहे तो, कैन भी कुड भी है ना, कुड भी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अगर तुमको बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने की है तो धूपकालों के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनी, क्योंकि पानी की बहुत अंदर जरूरत है, तो इसलिए जितना चाहे हम उतना निकालने की कोशिश करेंगे, यूरिन भी नहीं रखेंगे। लेकिन ठंडकालों के टाइम पर, बारिश के टाइम पर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बनेगी, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादा अमाउंट में पानी होगा। तुम सोचो कि पानी का रंग बदल जाता है, सफ़ेद से पीला पड़ जाता है, तो क्यों कैसे पड़ता है पीला? कितना ज़्यादा यूरिया रहता है उसके अंदर, कितना ज़्यादा यानी कितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है यूरिन, गेस्ट समझे। अपने कितने बेहतरीन डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट कर दिएगा उसमें, नहीं, पानी का बहुत कम इस्तेमाल और इलेक्ट्रोलाइट को खूब कॉन्सेंट्रेट करेगा। यानी एक समझो एक बॉटल भर के पानी था और उसमें इतना सा इलेक्ट्रोलाइट था, तो पूरा पानी निकाले और वो एक कतरा जिसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल के डाले, ऐसा करेगा। पूरा का पूरा वाटर तो रीअब्सॉर्ब भी कर ले रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर वाटर को रीअब्सॉर्ब भी कर दे, खूब। अपने को बनाना ही क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है। सिंपल बात बोले तो एक बॉटल भर के, अगर तुमने सब एक बॉटल भर के पानी, उसके अंदर एक चुटकी नमक है, तो उस बॉटल को पूरी कन्वर्ट करके एक कतरे में वो पूरा नमक आ जाए, इस तरीके का तुमको बनाना है। यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करना है, बिल्कुल। उसकी वजह से कलेक्टिंग टेंट जो है तो वो क्या कर देंगे, बाहर वाटर को और सिगरेट कर सकती है अगर तुम चाहे तो, बोल रहा है, लेकिन ना जरूरी नहीं कि करती। जरूरी कहाँ पर है, पीसीटी के अंदर ग्लूकोफेनली में होगा ही होगा। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर कंडीशनर है, कंडीशनर अगर जरूरत है तो, ठीक है। तो यहाँ जो लार्ज अमाउंट हो रहा है उसका भी कोई मतलब है क्या? नहीं, बस तुम सोचो कि भाई चाहे तो कर सकते हैं। डीसीटी और सीडी में हाँ कंडीशनल है और उसमें तो हो नहीं, पीसीटी और ग्लूकोफेनली में होना ही है। डीसीटी देखो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में भी होना ही ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशनल कुछ भी बोल दिया ना। तो जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो मेन क्वेश्चन बनता वो क्या बनता, यूरिया वाला, कि भाई कौन सा रीजन है या फिर कौन सी ट्यूब्यूल है जिसमें से यूरिया हम वापस रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसमें वाटर वाला क्वेश्चन नहीं बनता। तो जैसे टॉपिक देखने का मैं उसमें से क्वेश्चन में हूँ तो उसको दो ही दिखेंगे, पीसीडी और ग्लूकोफेन। जैसे तुम एग्जाम में करते तो तुम यहाँ से क्वेश्चन बनाते बैठेंगे क्या? तुमको क्या लगेगा यार, जो चीज़ें मेन है वहाँ से बनाओ ना, फालतू भी इधर उधर से लाइन में जो काम का ही नहीं है, तो एकदम कंडीशनल चीज़ उसमें से क्या बनाना है। अगर बहुत ही हो गया तो डीसीडी के बाद हम पूछ लेंगे भाई कहाँ से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता। तो आप जो कंडीशनल का जो नाम दिया तो वहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं आना, समझे बात तुम। जैसे कंडीशनल का नाम दिया, उसने पूछा कि भाई कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है, और ऑप्शन में दिया कलेक्टिंग डक्ट भी दे दिया और साथ में अपने को डीसीटी भी दे दिया, डीसीटी, ठीक है, पीसीटी भी दे दिया, पीसीटी, और ग्लूकोफेनली भी दे दिया, ठीक है, ग्लूकोफेनली दे दिया, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दिया कि भाई बोथ ए एंड बी कर, ए एंड बी, तो तुमको सी दिखाना पड़ेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन था डीसीटी, ये देखो डीसीटी, उसके बाद में दिया कलेक्टिंग डक्ट और पीसीटी और ए और बी दिया, तो ए और बी दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीसीटी में भी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है और सीडी में भी हो सकता है, समझे। लेकिन अगर ऐसा दे दिया, यहाँ पर ग्लूकोफेनली दे दिया, ग्लूकोफेनली, तो फिर तुमको ये दिखाना, समझे बात। क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करना है समझ में आया शायद। अगर ये दिया तो फिर इसका नाम ये देना, क्योंकि कंडीशनल जो वर्ड है वो एनसीईआरटी यहाँ है इसमें। दोनों अगर आ गए कुड भी, क्योंकि कुड भी की वजह से अपन उसको कंडीशनल मान सकते, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? चल दिस सेगमेंट अलाउज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, है ना। ये जो पैराग्राफ है इसका ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी यूरिया इससे वापस निकाल सकते बोला इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया निकाल सकते है ना। यानी देखो यहाँ से जो हम यूरिया निकाल रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब से हम जो यूरिया निकाल रहे हैं ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखे, फिर जैसी अब देखो हर मरतबा थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी अपने को बैलेंस ही रखनी है ना। हाँ मेंटेन ही रखनी है, उसको हाइट रखना है अपने को, उसको कम नहीं होने देना। वो अगर गलती से भी कम हो गई तो फिर अपना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बनता। अगर उसमें कम होगी तो मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो हाँ नहीं होगा, डिसेंडिंग में कम हो जाएगा। हाँ डिसेंडिंग में बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी फिर वो 180 लीटर वाटर बनना चालू है तो वो आने जाएंगे इसमें। हाँ मतलब यूरिया बोल तो अपने यूरिया में ज़्यादातर वाटर निकल जाएगा ना। हाँ यूरिया में, यूरिन में अपने हाँ जो यूरिन में वाटर बहुत प्रेजेंट रहेगा। हाँ वाटर तो ज़्यादातर रहती है, लेकिन मैंने क्या बोला कि तुमने ऐसा काम करे एक बॉटल को एक कतरे में कन्वर्ट कर, ऐसा समझो। तो वाटर उतना एक कतरा ही है उसमें, वाटर बहुत नहीं निकला, वाटर कितना है एक कतरा ही है इसमें। एक बॉटल पानी था, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत तो हुए ना, तो एक कतरे में जब कन्वर्ट कर देंगे तो खुद ब खुद तुम उसको कलर बदल जाएगा उसके हाथ में, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया रहेगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। समझ पाए तुम? एक बॉटल को कितने में कन्वर्ट करें? एक कतरे में, एक कप में भी नहीं, एक कतरे में। तो अगर तुम बोलेंगे एक एक कप में भी कन्वर्ट करेंगे तुम एक एक मरतबा, कितना हो जाएगा फिर? तो एक कतरे में बना सकते अच्छा उसको, तो कई मरतबा प्रोसेस चलेगी, 5-6 मरतबा 2-4 मिनट 10 मिनट 2-3 घंटे के अंदर उससे कुछ 10 ml 20 ml 50 ml पानी अपना रिलीज हो पाएगा। समझे बात? चलो बढ़िया, समझ में आ गई। तो इस पैराग्राफ का क्या स्टेटमेंट, तुमको पढ़ने का मकसद क्या है अपना, कि तुमको हर लाइन से और हर पैराग्राफ से लाइन बोलना चालू कर देगा। ओ भाई मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी, मैं क्वेश्चन में आ सकती करके, और तुमको हर लाइन ये बोल देगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम मेरे को छोड़ सकते हो या फिर तुम मेरे को इग्नोर मार सकते हो। क्योंकि देखो सारी चीज़ें एज इट इज दिमाग में रख लेना पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें रख लेना पॉसिबल नहीं है, और वो डिमांड भी नहीं है। डिमांड क्या है, तुमको ये समझ में आए कि कौन सी चीज़ पूछ सकते, किस तरीके से पूछ सकते और कौन सी चीज़ नहीं पूछ सकते। ये अगर तुमको समझ में आएगा तुम्हारा मकसद पूरा है। लेकिन ये समझ में नहीं आया, तुमने पूरा रट के डाल दिया, फायदा ही नहीं है, उतनी मजदूरी करना ही नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट भी है ना, देखो अगर तुमको ये समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, काम हो गया तुम्हारा कंप्लीट, मेहनत कम लगेगी। अब देखो पहली मतलब अपन इतना जोर जोर से पढ़े, बाद में कुछ नहीं, नोट्स उठाएंगे फटाफट रिवाइज में, तुम्हारे नोट्स में जितने पॉइंट कवर है ना उससे हर सवाल बन सकता है, हर इस टॉपिक के जो नोट्स में है ना, जितने अपने जितने इम्फोसाइज करके जो नोट्स लिखे उससे एक भी सवाल ऐसा नहीं आ सकता जो छूट सकता है, पूरे कवर। तुम कोई भी सवाल जितना भी सवाल है वो उठा के देख लो, एनसीईआरटी का अगर है वो सारे हो जाएंगे, फिर बार बार ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नोट से अगर तुम्हारे वो डायग्रामेटिक व्यू में दिमाग में छप गया कि भाई ये होता है इसमें ये होता है, काफ़ी है, बस सिंपल, समझे बात ऐसा। लेकिन एनसीईआरटी फील लेने के लिए कि भाई नहीं एनसीईआरटी स्किप कर दिए करके अपन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो दिस सेगमेंट अलाउज सेगमेंट पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। इट आल्सो प्लेज अ, ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन विच सेगमेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड टू कीप अप द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तुम क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग ट्यूब। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच। अब ये भी करता है ऑप्शनल, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, समझ पा रहे तुम? pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H+ and K+ ion. Complete? समझ में आ गई चीजें? चलो अब मेन पर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अभी क्या करेंगे? K+ आयन क्या करेंगे? हाँ वो मेंटेन यानी pH और आयनिक बैलेंस करने के लिए रिलीज कर सकता है, कर सकता मतलब कर सकता है, हाँ ये भी कर सकता है, जरूर करेंगे ही और करेंगे। ये जो देखो यूरिया हाँ। रिलीज करेंगे इंटरस्टिशियम में रिलीज करेंगे, यूरिन जो रिलीज करेंगे, यूरिया हाँ वो इंटरस्टिशियम में रिलीज करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे यूरिया उसको। मतलब उसको इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, देखो ये देखो यहाँ दिखा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया पहले इंटरस्टिशियम में लिया जा रहा है, फिर यहाँ से अब तुम हमेशा निकालते रहेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा ना, फिर वो तो जरूरत पड़ने पर वापस इसमें भी डाल दिया जाए, फिर वो बाहर निकल जाए। अगर ज़्यादा हो गया क्योंकि कंटिन्यूसली बॉडी बनाते रहेंगे और तुम निकालते रहेंगे हमेशा, तो यहाँ बहुत बढ़ जाएगा, असेंडिंग में जा वो खराब चीज़ है ना, उसको तुमको रखना नहीं है बॉडी में। तो नमक वगैरह है तो उसको बॉडी में रख सकते है ना, लेकिन हम रोज़ ही नमक खाते हैं रोज़ ही, तो धीरे धीरे उनका अमाउंट रहता है, बस मेंटेन करना है हमारे को। तो थोड़ा बहुत कभी कभी ये यूरिया भी कैसा है कि भाई निकालना ही निकलते ही ऐसा नहीं है, क्या बोला उसमें, देखो दिस सेगमेंट ऑल्सो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट, यानी कर सकता है, ऑल्सो ये भी कर सकता है, अगर उसे अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है तो हो सकती है चीज़। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आता जो होती ही है उस पर आता, जो हो सकती है इंटरस्टिशियम से उधर भी जा रहा ना, वो असेंडिंग में भी जा रहा। हाँ, जा रहा बोले तो हमेशा हमेशा निकालते रहेंगे तो फिर असेंडिंग तो इंटरस्टिशियम की तो बहुत हाई हो जाएंगी। अपना निकालना मकसद तो ये उसको थोड़ी देर के लिए कि भाई कॉन्सेंट्रेट है, जरूरत पड़ी तो निकाले वापस डाल दिए, फिर उधर घूम कर आए, फिर थोड़ा निकाल लिए, इस तरीके से करते रहेंगे, समझे बात?
मैकेनिज्म ऑफ और ये जो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट। कैपिलरीज जो रहेंगी, हाँ, ये कभी भी यूरिया को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब आयरन उसके ऊपर ही आ रहा है, वो नहीं करती, वो उसमें तो डाली ना, उसने तो रिलीज करी ना, ब्लड में से तो निकला ना यूरिया, वो क्या ऊपर करेंगे कभी। अब उसके ऊपर है, देखो मैं क्या अभी तक के क्या पढ़े अपने वही पढ़े ना, और वो डबल डबल पढ़ा था। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या बोलता है कि किस तरीके से फिल्ट्रेट कंसंट्रेट करता है। अब और ब्लड कैपिलरी को मिलाकर बात करेंगे हम, क्या करेंगे, मिलाकर बात करेंगे। अभी उसने दो चीज़ समझाया कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है और सिलेक्टिव, उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, लेकिन इसी के अंदर अपने को समझ में आ गया कि किस तरीके से यूरिन कंसंट्रेट होता है। अब डबल उसको अपन रिवाइज करें, देखो अच्छे समझो कि मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी मैमल्स जो रहते हैं उनके पास ये एबिलिटी रहती है कि किस तरीके से यूरिन को कंसंट्रेट बनाए, यानी 180 लीटर को 1 लीटर बनाए, 180 लीटर को कितनी बना दे, 1 लीटर बनाए। The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. तो सिर्फ Henle's loop काम नहीं करेगी, साथ साथ कौन है, vasa recta। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction। तो filtrate का जो flow है बोलते हैं, दो लिम्फ जो है ना, लिम्फ बोले तो उसके पार्ट, लिम्फ बोले तो उजू को बोलते हैं, जैसे हमारे जो लिम्फ है हाथ पैर हमारे आठ है ना, आजा है ना हमारे, उसको लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ क्या होगा, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ है ना। तो हेनलेस लूप के लिम्फ क्या होगा, एक असेंडिंग लिम्फ, एक डिसेंडिंग लिम्फ, एक असेंडिंग आधा है, एक डिसेंडिंग आधा। तो इन दोनों में जो फिल्ट्रेट बहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इसमें नीचे आ रहा होगा तो इसमें ऊपर जाना है, इसलिए इसको अपन डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं। ठीक है। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current। क्या करता है, इसी वजह से काउंटर करंट बना देता है बोलता, यानी उल्टा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है इस तरह। The flow of blood through the two limbs of the vasa recta is also in counter current pattern। वो भी कहते हैं काउंटर करंट पैटर्न, यानी एक ऊपर जा रही है तो एक नीचे जा रही है, इस तरीके से। मतलब एक इधर से नीचे आ रही, ये इसमें ऐसे नीचे आई तो ये ऊपर आएगी, हाँ बिल्कुल, उसमें से इधर से नीचे आई तो इधर से बिल्कुल काउंटर करंट में तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, हाँ उल्टा अपोजिट फ्लो हो रहा था। अपोजिट फ्लो, उसको काउंटर करंट बोलेंगे। तो इसका मतलब दो नहीं तीन काउंटर करंट बने, देखो एक तो इसके अंदर बन गया, एक हेनलेस लूप के बीच में, और एक यहाँ पर भी होता है, इन दोनों के बीच। हाँ इन दोनों वासा रेक्टा और इसके बीच में। अब देखो हेनलेस लूप या फिर हेनलेस लूप है वासा रेक्टा है, तो अगर यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो ब्लड यहाँ से नीचे आ रहा है, और यहाँ से अगर ये नीचे, ये अगर नीचे जा रहा है तो ब्लड यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे तीन जगह होते हैं। देखो अगर तुम सिर्फ हेनलेस लूप में देखेंगे वहाँ पर भी काउंटर करंट है, सिर्फ वासा रेक्टा देखेंगे वहाँ पर भी काउंटर करंट है, और वासा रेक्टा और हेनलेस लूप के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी काउंटर करंट है। समझ पाए बात? जैसे अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे ना तो हम आसानी से इसमें निकाल के इसमें डाल सकते हैं चीज़ें, कोई ऊपर जा रहा कोई कम हो रहा, उसमें आसानी से कर सकते हैं। दोनों सेम जगह जाएंगे तो फिर तो क्या बनेगा, फिर नहीं करेंगे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर नहीं। जैसे अपोजिट टक्कर होने वाली उनकी, ऐसा टक्कर नहीं होती उनकी, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते ये उधर जा रहा तो इसको तो निकल दे जाके दे हाँ ऐसा करो, हाँ उसको ऐसा भेज दो कि भाई तू उधर जा रहा है चल जा करके, ऐसा इस तरीके से कुछ हो सकता है ना, काम हो सकता है। इसलिए काउंटर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The proximity between the Henle's loop and Wasser recta। अब proximity का मतलब क्या होता है, proximity मतलब क्या होता है, नजदीकी। proximity मतलब क्या होता है, नजदीक। proximal convoluted tubule, जो ट्यूब्यूल्स नजदीक है ना, proximal convoluted tubule जो बोलते हैं हम कि ट्यूब्यूल के नजदीक वाली ब्लड वेसल, क्या बोलते हैं अपन, proximal convoluted। इसने क्या बोला, the proximity यानी नजदीकी between the Henle's loop and Wasser recta। तो अपने को मालूम है तो बाजू में रहती ना, अगर Henle's loop है फॉर एग्जांपल अपनी ही, तो वासा रेक्टा क्या रहती है, इसके बाजू से बहती है सिंपल। वासा रेक्टा क्या करेगी, इसके बाजू में रहेगी। अगर ये हेनलेस लूप है तो वासा रेक्टा इसके जस्ट बाजू में रहेगी, है। तो प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम। तो दो बातें, दोनों नजदीक भी है और दोनों में काउंटर करंट भी है, इस वजह से अपन आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं यूरिन, है। इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये मदद करती है, बोलते हैं किसके लिए मदद करती है, हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यानी इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ आते वक्त में ये दोनों को, देखो ब्लड भी जब यहाँ से आएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, और ये भी जब देखो ये भी जब इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। अब यहाँ इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने की बात नहीं कर रहा, वो क्या बोल रहा, जब इनर मेडुलरी की तरफ आएगा तब इस हमारा जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। हेल्प इन मेंटेनिंग नहीं बोला, हेल्प इन इंक्रीजिंग, क्या बोला उसने, हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, यानी उसको बढ़ाते हुए रखना, हमेशा बढ़ाते रखना, है ना।
यानी जब भी यहाँ पर आएगा तो वो बढ़ी जाएगी उसकी ऐसा। तो मेंटेनिंग को छोड़ो, तुम इसको मार सकते हो। हेल्प इन इंक्रीजिंग बोलो, सिंपल समझ लीजिए ना। हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। देखो अब ये यूनिट है, क्या हो रही है? यूनिट। मैं समझा दूंगा यूनिट। और अगर तुमको रख लेना है इसको, अपन जब तक फिजिकल नहीं पढ़ते तब तक समझ भी नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मैं फिर भी बताऊँ तुमको क्या बोलना चाह रहा है। 300 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर है। देखो एक तरह का मोल, और ये मिली ऑस्मोमोल है। क्या है? मिली ऑस्मोमोल। देखो 1 लीटर के अंदर कितना सॉल्यूट या फिर कितना नमक मौजूद है, कितने ग्राम बोल सकते हो तुम। अब यहाँ ग्राम तो नहीं है, यहाँ पर मिली में, मोल में है। क्या है? मिली मोल है, मोल भी नहीं है, मिली मोल है। यानी मिली का मतलब क्या था? 10 की पावर -3। तो मिलीमीटर, मिलीमीटर कितना? वो छोटी सी स्केल का वो जो पार्ट है वो 1 मिलीमीटर। इसको और कैसे लिख सकता हूँ? 10 की पावर -3 मीटर लिख सकता हूँ। यानी एक मीटर को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तब मेरा 1 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर की रस्सी के जब मैं 1000 हिस्से करूंगा तो उसमें का एक हिस्सा क्या होगा? मिलीमीटर होगा। 1 मीटर रस्सी 1 मीटर था, उसके मैंने 1000 हिस्से करा, इतना छोटा। इसको कोई ऐसा बोले ना, वो स्केल का जो रहता ना 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, वो क्या रहता है? मिलीमीटर। तो उसी तरीके से एक मोल के बारे में मालूम है? मोल कुछ भी, जैसे दर्जन एक नंबर है ना, मतलब एक दर्जन में 12 बोले तो वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, मोल बोले तो तुम बोल सकते हैं एक नंबर है, मोल एक कुछ नंबर। मोल का सेट बताया थे हमारे पहले बोलिए। वो अब अपने सबको मालूम है ना फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए मैं बस देखो इसको मैं स्किप भी कर सकता कि भाई चलो रट डालो करके, लेकिन कोशिश करा के बता ले, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो 1 लीटर में कितने मिली बोले तो 10 की पावर -3 मोल। सब मोल एक नंबर है, कुछ भी नहीं। उसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 into 10 की पावर 23 -93। तुम अगर सोचे तो इसके बाद में 20 जीरो लगाने में कितने? 20 जीरो, यानी पूरा बोर्ड भर सकता है। इतना बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर है? पूरा यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर जाएगा। समझ सोचो तुम, अगर मैं 6 लिख दूँ, उसके बाद में 20 जीरो लगा दे तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? और अंदाजा लगाया तो कितना बड़ा नंबर होगा, समझ पा रहे तुम? इतना बड़ा नंबर। और अगर जो वाटर रहता है, वाटर 18 ग्राम अगर पानी लूँगा, 18 ग्राम पानी, तो उसके अंदर वाटर के H2O के जो रहता है ना एक मॉलिक्यूल, ऐसे 1 मोल मॉलिक्यूल कितने? 18 ग्राम पानी ले लिया मैंने, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल H2O जो लिखा है तुमको, ऐसे इतने H2O मॉलिक्यूल रहते हैं। तुमने केमिस्ट्री मॉलिक्यूल पढ़े है ना, H2O पढ़े। मतलब ऐसे 18 मोल रही है नहीं 18 ग्राम अगर वजन में अगर मैंने 18 ग्राम पानी ले लिया, हाँ, तो ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर कितना रहेगा उसमें? इतना है। यानी समझो तुम कि अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल दूसरी कोई चीज़ से, अगर तुम बड़ी चीज़ से अगर भरने को, जैसे मैंने पेन से भरने की कोशिश करा, मॉलिक्यूल को तुम वो बोल रहे क्या? एक मॉलिक्यूल को मैं एक मान रहा, सिंपल देखो एक अच्छा, मतलब ये मोल जो बोल रहा उतने मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा। हां, मोल बोले तो उसका एक नंबर है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 1 मोल पेन दे दो, तो तुमको इतने पेन होंगे कि पूरा रूम भर जाएगा। रूम भी भर सकता है, पूरा घर भी भर सकता है, अपने को मालूम भी नहीं, अपन अंदाजा नहीं लगा मोल बोल रहे हैं उसको। 1 मोल बोलो। मैंने बोला कि मेरे को, जैसे मैंने बोला 1 दर्जन केले ला दो, तुम कितने ला के देंगे? 12 के। मैंने बोला 1 मोल पेन ला दो मेरे को, तुम क्या करेंगे? जितना, यानी 6.022 into 10 की पावर 23 पेन ला कर देंगे, तो उससे मेरा ये घर भी भर सकता है या फिर पूरा रूम भी भर सकता है अपना। कितने होंगे अपन उसका अंदाजा नहीं लगा। सोचो ना तुम, 20 जीरो है ना, ऐसा। तो इतना बड़ा नंबर है, तो लेकिन उतना बड़ा नंबर। अब वाटर 18 ग्राम जो वाटर रहता है ना, ये बोला था इधर देखना, तो पढ़, तेरे को भी मिलने वाला है लेक्चर, तो पढ़ बस अभी। देखो 18 ग्राम जो पानी है तुम्हारा, 18 ग्राम, 1 मोल पानी 18 ग्राम है। हाँ, 1 मोल पानी बोले तो 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल आएगा, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल आएगा उसके अंदर। समझे बात? 18 ग्राम पानी। जैसे मैंने बोला कि भाई 1 मोल पेन का वजन बोलो, 1 मोल पेन पूरा मोहल्ला भरा फॉर एग्जांपल, 1 मोल पेन से उसका वजन करके, उसका वजन करे तुम, इसका मतलब तुमको ये समझ में पानी कितना छोटा है। 1 मोल अगर मैं पेन ले लूँ, बोलो क्या बोला? मोल एकदम मतलब बहुत ज्यादा छोटा एकदम। नहीं मोल छोटा नहीं, मोल तो बहुत बड़ा मोल एक नंबर है। मतलब जितने मोल आएंगे वो कितने ज्यादा मोल आ रहे हैं उसके अंदर, कितने छोटे छोटे पार्टिकल। हाँ ये, हाँ वाटर कितना छोटा पार्टिकल होगा इसका मतलब। ये जो अपन H2O लिखते हैं, इतना बड़ा बड़ा बना के H2O बढ़िया से, तो सोचो तुम कितना छोटा होना चाहिए। 18 ग्राम में 1 मोल आ जाए, जबकि अगर मैं वो पेन की टर्म में बात करूँ तो मेरा मोहल्ला भी बढ़ सकता है। हाँ समझ पाए? अब 1 मोहल्ला भर के पेन का मास कितना हुआ, कितना रहा हूँ? 1 मोल पेन का मास कितना रहा हूँ, लेकिन 1 मोल वाटर का मास कितना रहा? सिर्फ 18 ग्राम। कितना ग्राम? 18 ग्राम। समझ में? तो ये 1 मोल नहीं है, 1 मोल से थोड़ा कम, मिली मोल।
एक मोल को 10,000 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब मेरे को 20 जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ 18 जीरो लगाना पड़ेगा, नहीं 20 कर दूँगा। एक मोल को 1000 से डिवाइड कर दिए, इस तरीके से मैंने एक मीटर को मैंने 1000 हिस्से कर दिया था, 1 मीटर के 1000 हिस्से कर दिया था, तो क्या हो गया मेरा 1 मिलीमीटर आ गया था। तो मिली मोल के लिए करना पड़ेगा, एक मोल को 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 3 जीरो आगे कट गए, अब इतना बाकी रह गया। ये पूरा कैलकुलेट पार्ट है, अपन इतना नहीं भी गए, अरे देखो इसमें अपन गए भी और नहीं भी गए तो क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ फील देने के लिए मैंने एक बात करा है ना। तुमको क्या करना है, सिंपल, कि भाई 1 लीटर के अंदर कितने मिली मोल सॉल्यूट मौजूद है, समझ पाए तुम? नहीं नमक ले लो, मैं नमक, तो नमक का मास अगर NaCl देखो ना, NaCl के बारे में बता, NaCl तो 56 ग्राम NaCl का जो है ना 1 मोल है। हाँ, NaCl का मैंने अगर 1 मोल लिया, 1 मोल पार्टिकल लिया तो 56 ग्राम आता है उसका। कितना बनाना था उसका? 56 ग्राम। 56 ग्राम में 1 मोल NaCl आए, समझो? इसका मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कुछ NaCl का अगर अपन सिर्फ NaCl के टर्म में बात करें तो 1 लीटर में बहुत से बहुत कितना मिली मोल लिए, यानी इसको भी 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो तो फिर उसका थोड़ा कम आ जाएगा, तो तभी चलो 25-26 ग्राम आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो उसको तुमने क्या निकाली, ऑस्मोलैरिटी निकाली, क्या निकाली, ऑस्मोलैरिटी निकाली। नहीं सिंपल तुमको यहाँ पर रखना है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है, मोल की टर्म में रखना है, मिली मोल, मिली ऑस्मो मोल पर लीटर, मिली ऑस्मो मोल पर लीटर नीचे आ गया कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट मौजूद है। सिंपल बोले तो 1 लीटर में कितना मौजूद है, कितने ग्राम बोल सकते हो तुम, ऐसा कुछ ले सकते हो। तो मिली मोल ऑस्मोलीटर तो अपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री में भी नहीं है हमारे को, तो मिली ऑस्मो मोल पर लीटर क्या रहता है करके, तो तुम सिंपल समझ सकते हैं कि भाई 1 लीटर के अंदर जितना मौजूद रहेगा तो उस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, समझे बात? ऑस्मोलैरिटी है ना, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मिली ऑस्मो मोल पर लीटर, क्या बोलेंगे, मिली ऑस्मो मोल पर लीटर। चलो फ्रॉम 300, हाँ चलो 300 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 300 मिली ऑस्मो मोल, 1 लीटर में कितने मिली ऑस्मो मोल, 300 मिली ऑस्मो मोल से लेकर तो 1200 मिली ऑस्मो मोल तक हो जाती रहती है ना। दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर इन द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इनर मेडुला 300 से 1200 होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 300 से 1200 हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, यानी 1 लीटर में अब थोड़ा सॉल्यूट बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मानो, चलो मान लो 1 लीटर में, चलो मान लो कि 15 ग्राम था पहले, है ना, यहाँ पर 1 लीटर में 15 ग्राम था, तो जैसे नीचे आई है वो डिसेंडिंग वाले में वाटर जैसे कम होते जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखो तुम बोलेंगे अब वाटर कम हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी भी 1 लीटर, देखो कैसा बोल रहा मैं, देखो वो जो बात कर रहे हैं अपन वो नमकीनियत की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हाँ 1 लीटर पानी लिया मैंने तो उसमें सिर्फ 15 ग्राम, अब उसमें पानी निकाल लिया, अब ये 1 कप ही बचा, लेकिन मैं अगर 1 कप को 1 लीटर बना के सोचूं तो उसमें कितना है, समझ पाए? अब देखो मैंने इसमें पानी निकाल लिया, तुम बोलेंगे 1 लीटर की बात कर रहे हैं, तो मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 300 थी है ना, 300 थी, अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते जैसे 1 लीटर में 15 ग्राम मौजूद है ना, कोई सॉल्यूट मौजूद है 15 ग्राम, तो यहाँ पर जब आएगा वो 300 से 1200 यानी 4 गुना हो गया, 300 से 1200 इसका मतलब कितने गुना हो गया, बोलो 4 गुना हो गया। तो 15 ग्राम से कितने गुना हुए हैं, 60 ग्राम हो गए। जब 15 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो इसका मतलब अब 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, ये रेशियो आई है। यानी अगर तुम उसका 1 लीटर बनाएंगे, 1 लीटर देंगे, एक्चुअल में क्या हुआ, 1 बोतल का 1 कप बना, 1 बोतल का 1 कप बना, लेकिन अगर मैं उस 1 कप वैसा ही पूरा का पूरा उतनी नमकीनियत वाला अगर 1 लीटर लूँगा तो उसमें वो कितना मिलने वाला है सॉल्यूट, 60 ग्राम, समझे ना। एक्चुअल में क्या होता है, 1 बोतल का 1 कप बन गया था, तो तुम बोलेंगे अब 1 कप बनेगा तो 1 लीटर तो है नहीं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। यानी हाँ उसको अगर मैंने माना कि भाई 1 कप को मैंने 1 लीटर बनाया, बोले तो उस जैसा 1 कप मिला के 1 लीटर बना दिया, तो उसके अंदर कितना हो, क्योंकि नमकीन बहुत है ना वो, तो इसलिए उसमें 1 लीटर में 60 ग्राम बना, समझे बात। तो इसलिए उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, इसका मतलब उसमें नमक का जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ गया, तो ज़्यादा नमकीन हो गया, या फिर ज़्यादा उसमें नमक ऐड हो गया, इस तरीके से सोच सकते तुम। पहले देखो, पहले यहाँ पर जैसे 300 1 लीटर में 15 ग्राम नमक है, तो कम ही रहेगा ना नमकीन, लेकिन वही अगर 1 लीटर में 60 ग्राम नमक होगा तो नमकीन ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर वापस से 300 जाना है उसमें, ठीक है, समझे ना माजी? हाँ, तो फ्रॉम 300 मिली इन द कॉर्टेक्स, हाँ इन द मिडल, दिस ग्रेडियंट इज मेंटेन मेनली कॉज्ड बाय, अभी जो ग्रेडियंट जो बना रहा है बोलते हैं ना, ऊपर 300 फिर 1200 फिर 300, ये जो ग्रेडियंट जो बना रहता है बोलते हैं वो कैसे रहता है, क्या बोलते हैं,
जो ग्रेडियंट बनता है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। दो लोग ये मीडियम बनाते हैं, तो उसने पूछा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी कौन दो लोग मरकरा रखते हैं, NaCl और यूरिया दोनों रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया यानी ये ग्रेडियंट बन रहा है किसकी वजह से? दो लोगों की वजह से, NaCl और यूरिया। अब देखो इसका भी कॉन्सेप्ट, ये अंदर जो जा रहा है उसका भी वही है। क्यों हो रहा? क्योंकि बाहर वालों का ये यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो रहता है हमारा, कॉर्टेक्स रीजन की कितनी रहती है? 300। मेडुलरी रीजन की कितनी रहती है? 1200। और यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन की कितनी रहती है? 300। तो हिसाब नहीं दिया यहाँ पर, तो इसीलिए फिर अंदर के जो फ्लूइड है उसको भी उतनी बना लेना पड़ता है। देखो यहाँ पर दिया कॉर्टेक्स रीजन की कितनी दिया? 300। मेडुलरी रीजन की कितनी दिया? 1200 दिया हुआ कहाँ पर दिया हुआ? हाँ दिया ना, 1200 दिया ना, नीचे है ना, ये उसके अंदर ही है ना, इसलिए उसकी 1200 रही है ना। तो जब इसकी है तो अंदर के जो लिक्विड जो भरा उसकी भी कितनी रहेगी फिर? 300 और 1200। ठीक, तो ये कौन मेंटेन करता है? यूरिया और नमक, NaCl, है ना। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl इज, देखो अब सुनो, आप गौर से सुनो, वो बातें रिवाइज होने वाली है। NaCl इज transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of Vasaria। तो यहाँ से आप समझो, अब माना है, ठीक है। अब क्या बोला उसने? जो NaCl है बोला, कहाँ से निकला था NaCl? बोलो असेंडिंग लिम्ब से जो NaCl निकल रहा है ना, वो कहाँ जाने वाला है? लूप ऑफ हेनले में। अपन क्या बोल रहे थे? मेडुलरी, हाँ पहले मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा। पहले कहाँ गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फिर वहाँ से कहाँ जाने वाले? वासा रेक्टम। हाँ NaCl यहाँ पर गया, Descending limb of यहाँ से वापस ब्लड के अंदर चलेगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टम। समझे बात? यहाँ से निकला मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से वापस ब्लड में गया। ये ओवरऑल उसको ब्लड में रहना है ना, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जितना होना उतना रुकेगा, बाकी पूरा ब्लड में डाल दिया। असेंडिंग लिम्ब से डिसेंडिंग वासा रेक्टम। हाँ डिसेंडिंग वासा रेक्टम, बिल्कुल। तो NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. With the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. और फिर वापस से जब यहाँ पर ब्लड बह रहा हूँ, जो पानी तो यहाँ से निकला ना, पानी कहाँ से निकला? यहाँ से, यहाँ से। अब NaCl भी यहाँ रहेगा तो पानी यहाँ से निकलेगा। समझ पा रहे हैं तुम बात? तो यहाँ से वापस NaCl क्या करता है? ये जो वासा रेक्टा है वापस यहाँ पर NaCl रिलीज कर देता है, ताकि इसको देखकर पानी इसके पीछे आ सके। समझे बात? जो असेंडिंग वासा रहता है। हाँ देखो, यहाँ से अपने नमक निकाल के इसमें डाले, इसमें से इसमें डाले, क्यों? हमको पहुँचाना क्या है नमक को? ये पानी निकालना है ना, तो यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा आएगा, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा वापस से नमक को क्या डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे इंटरस्टिशियम में, ताकि इससे यहाँ नहीं डाल रहा, अंदर नहीं डाल रहा, देखो यहाँ नहीं डाल रहा, अंदर इंटरस्टिशियम में डाला, ताकि इसको देख के पानी यहाँ से बाहर निकल सके। समझे बात? यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं, जब जो असेंडिंग लिम्ब हो या वासा रेक्टम हो, हाँ। वो यही रिलीज करेंगे NaCl। हाँ असेंडिंग लिम्ब से भी वासा रेक्टा निकाला, देखो असेंडिंग वासा रेक्टा से भी नमक निकला, असेंडिंग लिम्ब से भी नमक निकला। हाँ लेकिन डिसेंडिंग वासा रेक्टा में नमक गया, लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नमक नहीं गया। तो ये सारे सकते। ठीक है, तो मुशाहिद क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ कि भाई ब्लड में हम ये सारी चीज़ें ब्लड में ही डालने वाले। देखो अपन ने क्या बोल दिया, पहले ही 70 से 80% अपन ने ब्लड में जो चीज़ एब्जॉर्ब करना था, ब्लड के जो निकाले थे वो तो ले लिए ना। अब ये सारा जो खेल तमाशा कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? हमको एक बॉटल यूरिन जो फिल्ट्रेट है उसको एक कतरा यूरिन बनाना है, यानी एक कतरा पेशाब बनाना है उसका, मैंने इसीलिए कर। जो इतना जो है ना, यहाँ से निकालो, वहाँ डालो, यहाँ से निकालो, ये ब्लड में डालने के लिए नहीं कर रहे हो, इसी को ये पानी को निकाल के इतने बड़े पानी को एक कतरे में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि ब्लड को जितना होना था, जितना ब्लड में से निकला था, वो तो सारी चीज़ें आपने पहले ही बोल दी कि PCT से 70 से 80% वहीं एब्जॉर्ब हो गया, तो ब्लड का तो मसला ही खत्म है। ब्लड का मसला नहीं है, मसला क्या है कि ये अगर खेल तमाशा नहीं करे अपन ने, तो फिर यहाँ से पानी निकल नहीं पाएगा, और पानी निकल नहीं पाएगा तो 180 लीटर पानी निकलेगा। तो फिर तुम सोच लो क्या होने वाला है, समझ पा रहे हो? हाँ तो ही बात। तो देखो यहाँ से नमक निकला, इंटरस्टिशियम में गया, इंटरस्टिशियम में यहाँ डाल दिया गया, यहाँ से देखो यहाँ कोई नमक का काम नहीं है। देखो अगर इधर साइड नमक रहता है, इधर देखो, अगर इधर साइड नमक रहता है तो कोई काम है नमक का? नहीं। यहाँ से वाटर थोड़ी निकलने वाला है ना, वाटर निकलना है यहाँ से। इसलिए ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लो पे देखो, इसमें से नमक निकला, ये ऊपर जा रहा तो कम हो रहा है, ये 1200 से कितना हुआ? 300 हुआ। नमक जैसा जैसा निकलते जाएगा वैसा तो फीका होते जाएगा, और इसमें जैसे जैसे नमक आते गया तो ये 300 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आते आते 12 हो जाएंगे। समझ पा रहे तो इससे भी रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे नमक गया उसके अंदर
वैसा वैसा ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया, 300 से 1200 आ गया। अब जहाँ से अब उसको वापस 300 पे आना है, वापस 300 पे जाना, तो ब्लड पानी तो निकाल नहीं लेगा क्योंकि पानी तो यहाँ से निकल रहा है ना। तो अब क्या करेगा, नमक निकालेगा, जैसे नमक निकलते जाएगा वापस से 1200 से 300 पे चले जाएगा। ये नमक निकलेगा यहाँ से, तो वहाँ से पानी निकलेगा। बिल्कुल, यहाँ से नमक निकलेगा तभी तो पानी निकलेंगे। हाँ। ऐसा कुछ को रिलेट करके पढ़ना है, समझे? तो आप क्या बोल और रहे वो हो? दोनों जब मिल जाएंगे तो मतलब उसमें फिर वो उसमें हाँ, सिमिलरिटी आ देखो, जाएगी ना। हाँ, यहाँ से पानी निकल गया, तो ये पानी क्या है, फिर ये ब्लड कैपिलरीज को एब्सॉर्ब करेगा। ये जो पानी यहाँ से निकला वो इसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे अपन, यहाँ कीचड़ नहीं बनने देंगे, ये पूरा पानी यहाँ पर एब्सॉर्ब कर देंगे। जो पानी निकल रहा है वो पानी यहाँ पर एब्सॉर्ब, देखो यहाँ से नमक भी बाहर जा रहा है, साथ साथ यहाँ से जो पानी यहाँ पर आ रहा है वो पानी यहाँ पर एब्सॉर्ब, यहाँ से जो पानी यहाँ पर आया वाटर H2O, और वहाँ से पानी एब्सॉर्ब हो। इन यहाँ पर दो काम करें, नमक भी निकाल रहे साथ में पानी भी डाल रहे, इसकी वजह से आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड को 300 पे ला रहे हैं। ठीक है, ब्लड में तो पहले से बहुत सारी चीज़ें ना, सॉल्यूट है, प्लाज्मा है, सब कुछ है उसके अंदर। तो अपने को दोनों काम साथ में कर रहे हैं, यानी डाइल्यूशन के दोनों काम, दोनों तरीके अपने ब्लड के ऊपर अप्लाई कर दिए, पानी भी डाल रहे और नमक भी निकाल, ताकि जल्दी से क्या हो जाओ 1200 से 300 आ जाए। अब जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है, मतलब वो जरिया है उसके अंदर। हाँ, बस उस जरिया है कि भाई उसके जरिए निकाल सके। तो ये चीजें जो है उसके अंदर भी नहीं हो, नहीं। ब्लड में चल जाएंगी या फिर इसमें आ जाएगी। हाँ, अभी थोड़ी बहुत रहेंगी, एक मतलब लिमिट osmolarity रहेगी, बस करनी है। लिमिट मेंटेन रखेंगे अपन। बाकी जितने थोड़ा भी एक्सेस हुआ, जैसे पानी कर दो, अगर कंटिन्यूस पानी हमेशा निकलते रहे, फिर तो इसमें पानी मेरा पानी भर जाएगा। अगर पानी निकल कर यहीं रुक गया तो फिर तो हमेशा पानी निकलने वाला है, इसमें हमेशा पानी रुक जाएगा। तो मैक्सिमम एक लिमिट है भाई, थोड़ा पानी होना, उतना नमक होना उतना रखेंगे, बाकी को जो है सब कुछ इसमें डालेंगे, बाकी को इसमें डालेंगे। यहाँ पर भी कैसा देखो, थोड़ा बहुत बाकी रखो, बाकी को पूरा इसमें डाल दो, पूरा नमक तो इसमें डाल दिया पूरा। तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहेगा, थोड़ा बहुत पानी रहेगा, बाकी का पानी पूरा इसमें ट्रांसफर करेगा, बाकी का पानी इसमें, समझे? तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा नमक और थोड़ा सा पानी है, बाकी का जितना पानी निकल गया राइट से वो सारा अपन ब्लड कैपिलरी के अंदर डालते चले जा रहे, समझे बात? चलो, NaCl is returned, तो यहाँ पर बोला उसने, देखो NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasculature. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop. वही thin segment of Henle's loop बोला तो कैसे समझ में आया तुमको नमक का पूरा चक्कर? यहाँ से निकला यहाँ गया, जो मैकेनिज्म जो चल रहा है हाँ, वो बस सिर्फ ऑस्मोलैरिटी वो है इससे नहीं, उससे सिर्फ हम यूरिन कॉन्सेंट्रेट करते, देखो हमको क्या मतलब था मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, जब तक कि वो नहीं रहेंगी तब तक कि हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, यानी एक बोतल को एक कतरे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से और मतलब हाँ, उसको रखने के लिए ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखें। अपने को मालूम है वाला तो निकाल नहीं पाएंगे, कोई है कि अंदर बैठे हुए जो पानी निकाल के देंगे अपने को, नहीं, या फिर हम गर्म कर सकते हैं उसको, नहीं, गर्म भी नहीं करते। दो मैकेनिज्म देखते अपन उसको हीट कर देते, गर्म कर लेते, या फिर कोई बैठ के बाकायदा पानी निकलता तो हो सकता था, या फिर कोई गर्म कर देते उसको, अगर सोचो किडनी गर्म होने लग जाएंगी अपनी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉईल होंगी तो अपन तो तेरी भाभी फेंकेंगे मुंह में से, समझ पा रहे हैं तुम बात? तो इसलिए नहीं कोई गर्म कर सकते, नहीं स्पेशल कोई बैठ के निकाल सकता। तो अल्लाह रब्बुल ने अलग ही लेवल का दिमाग लगाया, अलग ही तरीके से, है ना, स्पेशल मैकेनिज्म कि भाई पानी और नमक से अपन काम बजा देंगे, पूरा पानी और नमक का इस्तेमाल करके एक बोतल को एक कतरे में कन्वर्ट करें। मतलब पूरी जो ऑस्मोलैरिटी है सब इसकी वजह से हो रही है, इसके मतलब इसकी वजह से सब ये हो रहा है। हाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की वजह से, अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगी तो ये पानी तुम्हारे कतरे में नहीं कन्वर्ट हो सकता, समझे बात? 2, 4, 6, 7 ऐसे लीटर में बने। हाँ, नहीं 180 बोल रहा है तो 180 बोल के चलना है अपने को, उससे बढ़िया पिला जब तुम रहेंगे 180 लेके बैठेंगे डायरेक्ट पूरा पानी पिए, तो पानी पीने कंसंट्रेशन मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब उसमें से तुमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी और वो निकालने में है। हाँ बिल्कुल, यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ना, यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी बहुत सारा पानी है उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्यूट है, तुम बहुत सारा पानी निकाल के उसको एक कतरा बना है, और कतरा है लेकिन सॉल्यूट भी निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूट तो अपन इसलिए निकाल रहे हैं वो मेंटेन रखने के लिए, वो ज़्यादा भी ना हो जाए बहुत कम भी ना हो जाए, तो थोड़ा सा हम वो सॉल्यूट भी निकाल, हाँ थोड़ा सा पानी भी निकाल, हाँ, तुम लोग ये पानी और सॉल्यूट निकालेंगे उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यूरिन का। हाँ बिल्कुल, देखो कंसंट्रेशन अपने पानी बहुत सारा निकाले, सॉल्यूट थोड़ा सा निकाले, पानी बहुत सारा निकाले, सॉल्यूट थोड़ा सा निकाले, ताकि भाई मेंटेन रहे। इसलिए मेन क्या करना है अपने को, पानी निकालना है, बहुत पानी हो गया ना उसमें 125 ml पानी है तो उसको निकालना है अपने, वो मकसद है। सॉल्यूट तो थोड़ा बहुत जान देना है, ऐसा भी नहीं कि पूरे ही बहा दिए सॉल्यूट करके, तुम्हें यूरिनेशन करे उसमें पूरे नमक भागेगा तुम्हारा बॉडी के अंदर, तुम बैठ के बीमार पड़ गया, तुमको सलाइन लेना पड़ा, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा जैसे अब तुम रोज़ नमक खा रहे है ना, रोज़ नमक खा रहे, रोज़ शक्कर खा रहे, तो सारी चीज़ें रोज़ खा रहे, तो रोज़ खा रहे तो बॉडी के अंदर ही जा रही ना, तो बॉडी को निकालने का भी तो एक मैकेनिज्म होगा ना, अगर तो नमक के ही ढेर बन जाएंगे तुम फिर। अगर बॉडी में से कभी नमक निकला नहीं, बॉडी में तुम जो रोज़ जो मिनरल्स खा रहे, जो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स खा रहे, वो अगर नहीं निकलेंगे
तो तुम्हारी बॉडी तो सब कुछ छोड़ देंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट का ढेर बन जाएंगे, समझ पाए ना। तो इसलिए पानी बहुत सारा, थोड़ा बहुत साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स निकलना जरूरी है। अब देखो सुनो, आप यहाँ तक जल्दी जल्दी सुनो, जो अपना 5 मिनट बचे ना तो मस्त है, यहाँ तक सुनो, ठीक है। तो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिंडलेस लूप, यानी असेंडिंग लिम्ब में इसी तरीके से क्या होता है बोलता, असेंडिंग लिम्ब में थोड़ा सा यूरिया एंटर करता है, थोड़ा सा यूरिया इसके अंदर जाता है, ठीक है, या थोड़ा सा जाता है, थोड़ा सा, क्योंकि अपन देखो 1200 से 300 लाने का है, तो अगर बहुत ज़्यादा यूरिया भर देंगे तो फिर 300 कभी अचीव नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा यूरिया जाता है यहाँ से, यहाँ से जाता है वापस, फिर ये यहाँ से कलेक्टिंग हाँ वापस आया था, फिर ऐसे वहाँ पर भी चल रहा है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ascending limb of lumen which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the spatial arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism. जब उन्हें ऊपर जितना भी कुछ पढ़े, ये होता वो होता वो होता वो होता, वो क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो प्रोसेस तो अपने पूरी पढ़े, लेकिन सवाल क्या पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्या बोले, NaCl और यूरिया। NaCl और यूरिया, ये सबसे हिट सवाल है, इसको लगे तो हाईलाइट करके रख देना तुम एक मतलब, काय को NaCl और यूरिया जो दिया ना उसके अंदर, वो चीज़ को हाईलाइट करके रख देना कि NaCl और यूरिया क्या है, मेंटेन करेंगे। इस पूरे टॉपिक का सबसे अच्छा सवाल यही आता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाँ मेनली ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करना। NaCl एंड यूरिया, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे। दूसरा सवाल क्या आ सकता है इस टॉपिक का, दूसरा सवाल क्या आ सकता है कि भाई यूरिया एंटर कहाँ पर हुआ, यूरिया एंटर कहाँ पर हुआ बोलो, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ, निकला कहाँ से, इस ये कलेक्टिंग ट्यूब, बस। उसके बाद नमक निकला कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब से, एंटर कहाँ पर हुआ, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है, हाँ, फिर वापस असेंडिंग वासा रेक्टा से क्या हुआ, निकल गया इंटरस्टिशियम के अंदर, आई बस ना, नमक निकला बाहर, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके चक्कर में पानी निकला, पानी उसके अंदर आया। मैकेनिज्म भी क्वेश्चन, देखो तुम सोचो मैकेनिज्म भी क्वेश्चन बनेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बना सकता है, ये निकला वो निकला ऐसा करेंगे, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, उसने समझाने वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए दे दिया, लेकिन क्वेश्चन जब पूछने की बारी आती है ना, तुम देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इससे तुमको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जनरली एक पैटर्न रहता, क्वेश्चन आने का नहीं, इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इतना बड़ा समझने के लिए समझो, लेकिन क्वेश्चन की जब बात आती है तो इस पैराग्राफ से कुछ इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं, वो पूछ सकता है कि भाई काउंटर करंट कहाँ कहाँ रह सकता है, तो सिंपल है, तुम बोलते हैं तीनों के अंदर काउंटर करंट रह सकता है। हाँ, इस पूरी प्रोसेस जो रहती है इसमें डेफिनेशन दे देखो, द अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप, यानी हेनलेस लूप की मदद से जो कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, तुम बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, सिंपल, ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। काउंटर करंट मैकेनिज्म सिर्फ डोपोफिल में चल रहा है, नहीं, दोनों में, वासा रेक्टा में, ग्लूकोफिल में, दोनों में, हाँ, वासा रेक्टा और ग्लूकोफिल में, बस। अब देखो आगे क्या बोलता है, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसी सारी चीजें देखो, दिस मैकेनिज्म, इसी वजह से अपन मेडुलरी इंटरस्टिशियम की भी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर पाते, और साथ साथ मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बरकरार रख लिए तो हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे। मकसद क्या है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, लेकिन वो कैसा अचीव हो पाएगा अगर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी तो, यानी यहाँ पर अगर नमक निकलेगा और यहाँ से यहाँ पर नमक आएगा, यहाँ पर नमक बढ़ेगा, तभी जाकर क्या हो पाएंगी वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो पाएगी। नहीं तो मेंटेन होंगी तो मतलब इधर भी हाँ, देखो हाँ बराबर, तो यहाँ पर नमक निकला था, फिर क्या हुआ, यहाँ से जो नमक आया वहाँ पर निकल गया, फिर और ब्लड आया वापस, अपना ब्लड आया, ब्लड क्या हुआ, ब्लड ने फिर और वापस निकला, ये जो नमक है वापस कहाँ चले जाएंगे इसका मतलब, अब देखो जो एक्सेस जो बढ़ते जाएगा हमको मेंटेन रखना है, एक्सेस जो वापस इंटर ले इस तरीके से चलते रहेंगे, हाँ, यहाँ से ऐसे जा सकता है, और ये वासा रेक्टा में जो डिसेंडिंग वाली में नमक इंटर होता है ना, ये चलेगा ब्लड के अंदर, ये जो नमक निकला तुम सोचेंगे भाई अब ये नमक जो निकल रहा है यहाँ से असेंडिंग से, तो क्या हमेशा वो मेडुलरी में रहेंगे क्या, भाई निकलते रहेंगे तो फिर तो कितना हो जाएगा नमक उसके अंदर, तो वो डिसेंडिंग से वापस ब्लड में चल जाएंगे, फिर ब्लड उसको वापस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए नमक निकालेंगे, फिर वापस यहाँ से निकलेगा, फिर इसमें इस तरीके से चलते रहेंगे, यानी मेंटेन रखना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना नहीं है उसमें, मेंटेन रखना है, लेकिन यूरिन के थ्रू अपने को रिलीज करना है, तो उसमें डाल करके उसको बाहर निकालना, समझो बात। Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate यानी यूरिन। अगर इस तरीके का मैकेनिज्म, इस तरीके का अरेंजमेंट तुम बरकरार रखेंगे, यानी हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम बरकरार रखेंगे, तो तुम आसानी से यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, बगैर किसी गर्म करे, बगैर किसी पानी निकालने के लिए कोई स्पेशल लोग बैठे हुए नहीं, खुद ब खुद ऑस्मोलैरिटी के भरोसे पर तुमने क्या करे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी हाई थी, उसकी मदद से पानी निकाल के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Easy passage of water from the collecting tubule
collecting tube, thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce urine nearby 4 times concentrated than the initial filtrate formed. बराबर 4 टाइम 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था जिसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 थी तो उससे 4 गुना 1200 का 4 गुना 48 गुना 4800 इतना खतरनाक इनिशियल जो बना था फिल्ट्रेट उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी अपन ने पढ़े कितने पढ़ा थे यहाँ पर जो कितने थी 1200 थी तो उससे भी ज़्यादा 4 गुना उससे भी ज़्यादा 4 गुना फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करके हमारी यूरिन निकाली यानी वो जो एक कतरा निकल रहा ना वो एक कतरा वो एक इतना कॉन्सेंट्रेटेड है जितना हमने फिल्ट्रेट में निकाला जिसमें ऑल सारे न्यूट्रिएंट सब थे जब कितना कॉन्सेंट्रेट था तो हम वो पानी मिला निकाल के उसको इतना कॉन्सेंट्रेट कर देते कि वो इनिशियल का 4 गुना होता यानी उसकी ऑस्मोलैरिटी 4800 हो जाती कितनी हुई थी शायद 4800 मतलब जब यूरिन निकलेगा हाँ तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 4800 रहेगी मतलब इससे यहाँ से इससे भी खतरनाक इससे भी कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर होंगी ना जो नमाज जो यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर सॉरी हो गए, यहाँ 300 आ गए थे ना यहाँ 300 आ गए थे ना तो फिर अपन क्या करते हैं कंडीशनल अप्रोच में अपन कलेक्टिव टिब्यूल उससे भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत निकाल लिया उसमें से निकाल उससे एक कतरा बना दिया जैसा कतरा बना तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इनिशियल से 4 गुना हो गया क्लियर तुम्हारा टॉपिक बढ़िया समझ में आया प्रोसेस देखो मैकेनिज्म को बार बार 2-3 मरतबा पढ़ेंगे ना तो खुद फील आएंगे यार इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे तो इनिशियल पार्ट है एक्सक्रीशन का जो सबसे पहला पार्ट है ना कि किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से याद करना उसके बाद अपन ने पढ़े कि भाई डक्टर ग्लोमेरुलो जो नेफ्रॉन वगैरह क्या थे क्या नहीं थे और ये पीसीडी टीसीडी का पार्ट बहुत हिट है इसमें ये जो अभी जो पढ़े कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज याद रखो NaCl और यूरिया मिलकर क्या करते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बरकरार रखते हैं ठीक है चलो बस